गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम लोग कोशिका के अंदर जो चैप्टर है इसमें इसके पहले वाला जो टॉपिक पढ़े थे विषण और प्रसरण, आज उसी के महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि विसरण एवं प्रसरण का क्या महत्व है। ठीक है ना, विषण और प्रसरण का महत्व हमारे जीवन में या कोशिकाओं में क्या है उसी का बारे में। तो क्या है, विषरण है एवं प्रसरण का महत्व। ठीक है ना, ये हम लोग का टॉपिक है। समझिएगा, पहला नंबर जो इसका महत्व, नंबर फर्स्ट क्या महत्व है इसमें, जितने भी जो जीव जगत है जिसमें कि पेड़ पौधे आते हैं या जीव जंतु आते हैं। जीव जगत में दोनों आएंगे, पेड़ पौधे भी आएंगे और जीव जंतु भी आएंगे। तो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु ये जीव जगत में आते हैं जिसमें कि विषण और प्रसरण जो होते हैं वो उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है ना, कैसे है तो देखिए, जिस प्रकार से विषण के द्वारा है ना, जो गैस है यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिकाओं के अंदर और कोशिकाओं के बाहर होता रहता है, यानी कि आदान प्रदान होता है, तो ये विषण के द्वारा होता है। ठीक है, आदान प्रदान होता है और बाहरी वातावरण में उसका निष्कासन, जो एक संबंध जो बना रहता है, ये विषण के द्वारा होता है। दूसरा जो नंबर है आपका है वो वाष्पोत्सर्जन, है ना। क्या है वाष्पोत्सर्जन के बारे में, तो वाष्पोत्सर्जन में जो जल होता है, जो जल का वाष्प होता है, यानी कि जो जल वाष्प होता है उसका बाहर निकलना ये विषण के द्वारा होता है। ठीक है, पहला क्या है, गैसों का आदान प्रदान विषण के द्वारा, दूसरा जल वाष्प का आदान प्रदान विषण के द्वारा होता है। ठीक है ना, तीसरा नंबर है कि कोशिका को अपने बाहरी वातावरण से पोषण प्रदान करने में भी विषण मदद करता है। बाहरी वातावरण यानी कि शरीर के अंदर, कोशिका के बाहर। ठीक है, कोशिका के बाहर और शरीर के अंदर के जो वातावरण है वहां से जो पोषक तत्व होते हैं उसको प्राप्त करने में भी विषण का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, चौथा नंबर जो है वह है कि जो विभिन्न प्रकार के जो अणु होते हैं, ठीक है ना, तो अणुओं का कोशिकाओं के भीतर अवशोषण तथा बाहर निकलना ये विषण के द्वारा संपन्न होता है और इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे अणु हैं जो कोशिका के अंदर उनको शरीर के अंदर उनका जरूरी होता है, तो उसका जो आदान प्रदान होता है बाहरी वातावरण से या जो अवशोषण होता है, ठीक है ना, या फिर वो बाहर निकलते हैं, तो ये विषण के द्वारा होता है और इस क्रिया में एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, पांचवा नंबर, 4 नंबर तक अभी पढ़े वो विषण का है। पांचवा नंबर प्रसरण है। तो देखिए, प्रसरण के द्वारा पौधों में, ठीक है, अपने मूल रोग यानी कि जड़ से जल का अवशोषण जो करते हैं, ये प्रसरण विधि के द्वारा होता है। कैसे होता है, देखिए, जड़ क्या करती है कि जल को अवशोषित कर लेती है और जिसकी वजह, और प्रसरण में आपको पहले ही बताया है कि जब वो एक बार शरीर के अंदर या फिर कोशिका के अंदर जब कोई भी मटेरियल यानी कोई भी पदार्थ अवस्था जब इंटर कर जाती है तो वो दोबारा रिवर्स नहीं हो पाती, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस इसमें नहीं होता। तो इस यही कारण है कि जब आपका पेड़ पौधे के जो मूल रूप होते हैं जड़ को शोषित कर लेते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे ना विषण के द्वारा, पहले तो प्रसरण के द्वारा जल को अवशोषित कर लेते हैं और विषण द्वारा उनको पत्तियों तक पहुंचा देने का काम करते हैं। ठीक है, छठा जो नंबर है वह है कि पौधों की कोशिकाओं में प्रसरण द्वारा जल का संचयन होता है। यह क्रिया जाइलम ऊतकों द्वारा संपन्न होता है, यानी कि प्रसरण के द्वारा जल को तो पहले अवशोषित किया जाता है, फिर उसको संचित भी किया जाता है पेड़ पौधों के अंदर। और ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जाइलम, है ना। जाइलम एक प्रकार का उत्तक है जो कि जल संवहन के लिए ही बना हुआ है, तो वो जल को संग्रह भी करता है और संवहन भी करता है। ठीक है ना, सातवां जो नंबर है वह रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में प्रसरण की मुख्य भूमिका होती है। जो रंध्र, जो पेड़ पत्तियों के ऊपर में जो स्टोमाटा होती है, स्टोमाटा खुलना और बंद होना,
ये जो क्रिया होती है ये प्रसारण के द्वारा हो पाती है ना। तो अर्थात कहने का मतलब है कि जब अगर प्रसारण इस पे काम नहीं करेगा तो पौधों के जो आपके जो रंध्र होते हैं वो खुल नहीं पाएगा और फिर वो बंद भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। एंड लास्ट नंबर है कि पत्तियों में खाद्य पदार्थों के संश्लेषण होने के बाद, यानी कि देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनके हरे पत्तियों में, हरे तनों में, यानी कि जो भी हरा भाग होता है जहाँ पे जो आपका क्लोरोफिल पाया जाता है उस जगह पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, अर्थात उसी जगह पे भोजन का निर्माण भी होता है, संश्लेषित होता है। तो उस जगह पे जब वो पत्तियों में भोजन का संश्लेषण हो जाता है तो उनके विभिन्न भागों में वितरण जो होता है वह प्रसारण के सिद्धांत द्वारा होता है। और ये प्रसारण के सिद्धांत यानी कि पौधों में जो आपका भोज्य पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ है, उसका संवहन जो होता है वो एक विशेष प्रकार के ऊतक के द्वारा होता है जिसका नाम फ्लोएम होता है। ठीक है ना। तो देखिए पेड़ पौधे में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, जिसमें एक जाइलम होता है जो जल को संवहन करता है और एक फ्लोएम होता है जो कि ये आपको उनके खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। ठीक है ना। तो ये आपका था क्या, तो विषय एवं प्रसारण का महत्व होता है। 4 आपके विषय हो गए और 4 आपके प्रसारण हो गए। नेक्स्ट जो है आपको कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का महत्व क्या है। ठीक है, देखिए कोशिका झिल्ली के द्वारा ये जो प्रसारण की क्रिया होती है संपन्न हो पाती है, अर्थात पेड़ पौधों में या फिर यूं कहें कि जीव जंतुओं में जो प्रसारण की क्रिया होती है ये किसके द्वारा होती है, कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। ठीक है ना। इसके अलावा जो पदार्थों के परिवहन के लिए जीवन तंत्रों में जो जीवित है उसमें परिवहन तंत्र होते हैं, यानी कि कई प्रकार के ऐसे तंत्र पाए जाते हैं जो भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ या अन्य कोई भी पदार्थों का परिवहन उसी के द्वारा होता है। ठीक है ना, जिसके अंतर्गत जल एवं खाद्य पदार्थों का क्या हो गया, आपका शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में शरीर के जो खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ का जो परिवहन होता है वह संवहन द्वारा उन्हीं अंगों के द्वारा होता है जो खास होते हैं, बने हुए होते हैं, है ना। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि जाइलम और फ्लोएम हो गया, तो शरीर के अंदर भी कुछ प्रकार के जो है बहुत सारे परिवहन तंत्र बने हुए हैं, है ना। कह रहे हैं कि ये जो खाद्य पदार्थों का जो संवहन होता है वह अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग जो भी जिधर ज्यादा होता है ज्यादा से कम की ओर बहने का, गति करने का जो प्रवृत्ति होता है वो पदार्थों में होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे द्रव हो या कोई तरल पदार्थ हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका भोज्य पदार्थ शरीर के अंदर अगर एक जगह स्टोर है तो वहां ज्यादा होगा और जिधर नहीं है वहां पे कम उसकी सांद्रता होगी। तो स्टोर हुए स्थान से वो कम वाले स्थान की ओर क्या करेगा, संवहन करेगा, गति करेगा। ठीक है, और ये सारी जो क्रिया विधि होती है इन सभी को दक्षतापूर्ण जो संपन्न कराती है वह है कोशिका झिल्ली आपकी, है ना। जंतुओं में जो गैस हो गए, पोषक तत्व हो गए, हार्मोन्स हो गए, उत्सर्जी पदार्थ हो गए या कोई और भी जो उपापचयिक क्रियाओं के द्वारा जो अन्य पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इन सभी पदार्थों के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, जिसमें कि कोशिका झिल्ली ही में आपको क्रिया संपन्न करती है। अर्थात कहने का मतलब कि कोशिका झिल्ली जो होता है ना वो चाहे वो पादप हो चाहे वो जीव जंतु हो, दोनों में वो आपको हेल्प करती है। ठीक है, परिवहन करने में कोशिका झिल्ली। इसी में कह रहा है कि देखिए कोशिका झिल्ली जब काम करेगा तो उसे काम करने में या तो ऊर्जा खर्च होगी या तो ऊर्जा खर्च नहीं होगी। तो यहाँ पे दो प्रकार की आपको क्रियाएं होती हैं या परिवहन होती है। एक तो वैसा परिवहन कि जब कोई पदार्थों का परिवहन हो रहा हो तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा का इस्तेमाल ना हो। ठीक है, ऐसे जो क्रियाएं होती है उसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं।
ये जो परिवहन हुआ जिसमें कि एनर्जी यूज नहीं हो रहा है उसे क्या कहेंगे, निष्क्रिय परिवहन कहेंगे। और जस्ट इसका उल्टा क्या होगा कि अगर कोई परिवहन हो रहा है और उस परिवहन में एनर्जी यूज हो रहा है, एनर्जी का खर्च हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सक्रिय परिवहन कहेंगे। क्या कहेंगे, सक्रिय परिवहन के नाम से जाना जाता है। कुछ जो एक कोशिकीय जीव जंतु होते हैं जैसे कि आपके अमीबा हो गया, तो अमीबा में क्या है कि ये एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें परिवहन तंत्र नहीं होता जो पदार्थों का या भोज्य पदार्थों का परिवहन करे। तो इसके जो बाहर की जो कोशिका झिल्ली होती है वो काफी लचीला होता है, ठीक है। और इसी लचीलेपन के कारण ये अपने बाहरी वातावरण में जो भी खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ होता है उसको अधिग्रहण करने में हेल्प होता है, ठीक है, या फिर उसको निष्कासित करने में, शरीर के अंदर से निष्कासित करने में हेल्प होता है। तो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही अमीबा हो गया, जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्रियाएं संपन्न होती है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है, इस प्रकार की क्रिया को हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस, याद रखिएगा, एंडोसाइट उसे एंडोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, कोशिका झिल्ली का महत्व था। देखिए हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं में अभी तक हम लोगों ने देखा कि उसकी क्रिया और उसकी संरचना दोनों ही महत्वपूर्ण है। यानी कि पूरा जो शरीर होता है वह कोशिका का बना हुआ है और कोशिका के अंदर जितने भी क्रियाएं होते हैं उसी की वजह से शरीर आज, या फिर यूं कहे कि हम लोग जीवित भी हैं, ठीक है ना। और कोशिका के अंदर की जो संरचना है जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक या फिर कोशिकांग, ये सभी क्रियाएं करते हुए ही हमारे शरीर को क्रियात्मक बना करके चलती है, ठीक है। यानी कि कोशिका क्रियात्मक होती है, हर कोशिका का एक अपना खास काम है और उन कोशिकाओं के अंगक जो होते हैं उनका भी कुछ अलग ही एक खास प्रकार का काम होता है जिसकी वजह से हमें शरीर को एनर्जी मिलती है और हम लोग जीवित रह पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर था कोशिका, ये लास्ट टॉपिक था जो कि खत्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो देखेंगे कि कौन सा है। आई थिंक कि वो नेक्स्ट चैप्टर आपका उत्तक है, ठीक है ना। तो उत्तक जो होता है क्या है, नहीं है, खासतौर से आप ये समझ लीजिए कि उत्तक जो होता है वो खास प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह होता है जो किसी खास कार्य को ही संपन्न करते हैं, उसे उत्तक कहते हैं। तो उत्तक वाले चैप्टर में उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। और मैं कहना ये चाहता हूँ आप लोगों से कि वीडियो सभी लोग देखते हैं लेकिन कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, इससे हमारी मोरालिटी जो होती है, हम हमारी जो एनर्जी पावर है जो आप लोग के सामने वेस्ट कर रहा हूँ ना, ये खर्च हो रही है लेकिन इसका हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो प्लीज हम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दे ताकि दूसरे तक, आपके दोस्तों के पास जितना हो सके उनके पास शेयर भी करे ताकि हमें थोड़ा एनर्जी और ज्यादा एनर्जी के साथ में आप लोग के सामने आ सकूं, है ना। तो थैंक यू।